हाँ जी बच्चों, तो वही अब अगली प्रॉपर्टी आती है। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो क्या हो। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी थी पहले वाले लेक्चर में कि भैया जब अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था तो बिहेव कैसा कर रहा था। वो तो मुझे मालूम है, फंक्शन और फंक्शन का कंपोजिशन x के बराबर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पंगा है। पिछले वाले से ये थोड़ा सा अलग है। रीज़न कि पिछले वाले में अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जो पहले से वेल डिफाइंड था बाइजेक्टिव। यहाँ पर मेरे को डोमेन और कोडोमेन फिक्स करनी पड़ रही है, तो फिक्स करने के बाद क्या बन रहा है वो चेक करना पड़ता है। इस वजह से भी ये बड़ा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये वो पार्ट है जिसमें हर एक के लिए अलग अलग मैं फंक्शन लूँगा और उनके प्रूफ भी बताऊँगा, उनके ग्राफ भी बनाऊँगा और उनके डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या बनते हैं वो सारे करेंगे। यहाँ पर ग्राफ बन कैसे रहा है, मतलब फंक्शन का प्रूफ क्या है, ये बड़ा ज़रूरी है। इसको दिमाग में रखें। प्रोसेस बड़ी ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाली दूसरी चीज़ों में यही वाली प्रोसेस यूज़ होगी। तो ये मत सोचना कि प्रूफ छोड़ दो, बाकी चीज़ें रिजल्ट सीधे ले लो या ग्राफ सीधे ले लो, काम बन जाएगा। नहीं बनेगा। आपके दिमाग में ये जरूर रहना चाहिए कि कैसे डेराइव हुआ है। देखना, सबसे पहला फंक्शन हम चूज कर रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। अब है क्या, अब लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि भाई हमें तो मालूम है कि ये तो x होता है, लेकिन तकलीफ देखो, तकलीफ ये कि अगर ये वाली चीज -π/2 से π/2 के बीच में हो तब ही होता है। x अगर -π/2 से π/2 के बीच में हो तब ही ये होगा x। अगर -π/2 से π/2 के बीच में नहीं होगा तो क्या होगा? तो के लिए टेंशन है, वो तो क्या होगा, और उसी के लिए हम यहां पर रिजल्ट बनाने जा रहे हैं। देखना जरा, अब जो चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं ये बड़ी जरूरी है। मैंने माना लेट x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल पे, तो इन्वर्टिबल था लिख दिया, लेकिन इसी का और भी मैंने बताया था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो ये थी, प्रिंसिपल इन्वर्टिबल डोमेन ये थी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी डोमेन बन रही थी। तो उनमें से अगर कोई लिया जाए तो क्या होगा? अगर मैं π/2 से 3π/2 लूंगा तो ये बिहेव कैसा करेगा? अब बिहेव कैसा करेगा पता करने के लिए हमने कहा अगर x ये जा रहा है तो हमें तो x अंदर जो लिखा है ना उसको तोड़कर अंदर वाली क्वांटिटी को -π/2 से π/2 के बीच में लाना ही लाना है, मजबूरी है। कुछ भी करो वहां पर वापस लाओ। ठीक, बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे x -π/2 -π। जैसे ही मैंने यहां पर पाई माइनस किया तो ये -π/2 से लेकर π/2 बन गया। क्यों किया? रीजन ये कि अभी ये कन्वर्ट हो चुका है अपनी रिक्वायर्ड इन्वर्टिबल डोमेन में। तो इतना लिखने के बाद मैं फंक्शन को लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन x माइनस पाई और प्लस पाई। एक्चुअल में करा क्या हमने करा ये कंपनसेट कर लिया, -π और +π। ये मैंने चूज क्यों किया? चूज इसको देखकर किया कि वो इंटरवल, वो अंदर क्वांटिटी रखनी है जो -π/2 से π/2 के बीच में जाए। इस वजह से मैंने कहा पाई ऐड करो, पाई सब्ट्रैक्ट करो। और जब मैंने पाई ऐड और पाई सब्ट्रैक्ट किया तो अब पाई प्लस थीटा साइन के लिए क्या होता है भैया? आप जानते हो, माइनस का साइन x माइनस पाई। अब इससे पहले प्रॉपर्टी आपने जानी थी कि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो साइन इनवर्स ऑड फंक्शन होता है, वो बाहर चला जाएगा। लो भैया, ये कहानी तो ऐसी हो गई, बहुत बढ़िया। अब इस कंडीशन पे आप कहोगे अभी जो लिखा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग अंदर एंगल वाली क्वांटिटी -π/2 से π/2 होती है, और ये तो इसके लिए इन्वर्टिबल प्रिंसिपल डोमेन ही आ गई। तो फिर हम क्या कहेंगे? ये टूट के आ जाएगा x -π। बन गया रिजल्ट, बन गया। क्या कहोगे? अगर x π/2 से 3π/2 के बीच में है
तो ये क्वांटिटी आएगी -x + पाई। बोलो जी, बात समझ में आई क्या? अब किसी भी इंटरवल के लिए अगर करना हो, ये तो मैंने एक के लिए बताया क्योंकि ये तो सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो सारे रियल नंबर के लिए अलग अलग बन सकता है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कोई भी और चूज कर लो जो आपको अच्छा लगे। मैं अब रैंडमली एक चूज करता हूं। जैसे मैंने मान लिया अगर x जा रहा होता 5π/2 से लेकर 7π/2। अब हम इन जनरल अगर ये वाली कॉन्सेप्ट को और अपने दिमाग में गहराई से ले जाएं, उसके लिए कर रहे हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा ले रहे हैं तो ये अप्रोच क्या कह रही है? ये अप्रोच ये कह रही है कि अंदर जो भी कुछ एंगल होगा वो ऐसा एंगल रखो जो -π/2 से π/2 के बीच में हो, और अगर वो -π/2 से π/2 के बीच में है तो ये पूरा वो एंगल ही आ जाएगा सीधे सीधे। अब वो एंगल क्या चूज किया जाए? अभी यहां पर मैं कितना माइनस करूं कि ये अपनी पुरानी कंडीशन पे आ जाए? तो कहोगे कि भैया माइनस का 3π कर दो। अगर माइनस का 3π करोगे तो ये कितना आएगा? -π/2 से लेकर π/2। चेक करो भैया, आ रहा है क्या? यही हिंट दे रहा है कि अब ये क्या लिखा जाएगा? अब लिखा जाएगा y = sin इनवर्स ऑफ sin x - 3π + 3π। अब भैया देख लो, अब क्या कहता है? अगर यहां पर ये थीटा माना तो 3π का मतलब फिर से वो माइनस साइन आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ -sin x - 3π, और फिर ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और अब अंदर जो लिखा है वही हमारा वैल्यू बन गई। देखो ये प्रोसेस जो मैंने बताई ना, ये प्रोसेस बड़े काम की है, और इसी प्रोसेस को लेकर आगे के कुछ और तरीके के जो सवाल होंगे ना, ये कन्वर्जन वाली जो बातें मैंने बताई हैं इनका हम यूज करेंगे। तो यहां पर मैंने प्रूव करते समय ये एक से मेरा भला हो जाता, लेकिन मैंने दूसरा भी करके बताया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। ठीक, अभी जब ये वाली बात हम जान गए तो फिर हम एक दूसरा कंक्लूजन और कह रहे हैं। मेरे को केवल इतना ही जानना था, आगे वाली सारी कहानी अपने आप पता चल जाएगी। क्यों पता चल जाएगी? बात समझो। मैंने एक जगह आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने पीरियोडिक फंक्शन वाला वीडियो देखा हुआ है तो वहां मैंने बताया है, पीरियोडिक फंक्शन में भी मैंने कंपोजिट फंक्शन का पीरियड निकालने का तरीका बताया है। कंपोजिट फंक्शन ये लिखा है, कंपोजिट फंक्शन में अगर अंदर वाला पीरियोडिक है तो पूरा पीरियोडिक होगा, और अंदर वाले का जो पीरियड है वो तो होगा ही होगा पीरियड पूरे फंक्शन का। अब अंदर वाला का पीरियड क्या है? 2π। मैंने ध्यान से देखो 2π वाली दूरी नाप ली, 2π वाली दूरी नाप ली। इसका मतलब आगे की जो डिजाइन बनेगी वो इसी को पीरियोडिकली रिपीट करानी है। मतलब मैं ग्राफ बनाने के लिए रेडी हो गया। अब मैं जरा इसको हटाकर ग्राफ बनाने जा रहा हूं, देखना जरा कैसे बनेगा ग्राफ। मैंने बनाया पहले माइनस का π/2 से लेकर π/2। ये क्या है? ये है y = x लाइन। फिर 3π/2 तक क्या है? ये है आपकी -x + π वाली लाइन। ये है पाई, जहां पर पाई जा रहा है। और फिर अगला वाला इसी ऑर्डर में रिपीट कर दो डिजाइन, इसी ऑर्डर में डिजाइन को रिपीट करते जाओ बेटा, बिल्कुल भी ना डरो ना पीछे हटो। और यही बन जाता है y = sin इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ। इस ग्राफ से कुछ जानकारी और मिलती है। जब हम ये ग्राफ जान जाते हैं तो फिर हम ये भूल जाते हैं, फिर हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ये कैसे कब क्या होता है। केवल ग्राफ याद करना है सवाल करते वक्त। इसके जो डायरेक्ट सवाल होते हैं वो सीधे ग्राफ से आप कर सकते हो, लेकिन वो सवाल जो कॉन्सेप्ट बेस्ड निकलेंगे, इनके प्रूफ को जैसे लेके चलें तो वो उसमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो मैंने बताया। अब क्यों डायरेक्ट कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि भैया हमें मालूम है ये लाइन तो y = x से साफ साफ दिख रही है। अगर ये पाई है,
तो मैं अब भूल जाओ उसको, यहीं पे लाइन की इक्वेशन, ये स्लोप 1 है, ये -1 है, ये 1 -1 1 -1 चलता जाएगा, और ये जा रहा है y इंटरसेप्ट मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये y इज इक्वल टू -x प्लस पाई आ गया। और यहां पर देखो ये 2 पाई है, ये वाला स्लोप क्या है, ये वाला स्लोप पॉजिटिव है, और निगेटिव में ये लाइन जाएगी -2 पाई पे, और ये क्या है भैया 3 पाई, और ये कौन सा स्लोप -x, और मीट करेगी +3 पाई पे। लो भाई, हर एक ब्रांच की इक्वेशन लिख सकता हूं। ये वाली ब्रांच की इक्वेशन अगर लिखना चाह रहे हो तो y इज इक्वल टू माइनस स्लोप मीट करेगी नीचे, मतलब ग्राफ बनाओ, और अगर इस ग्राफ को दिमाग में रखना है तो साइन का जैसा ग्राफ होता है वैसा ही है, बस यहां पर ऊपर वो जो कर्व होता है उसकी जगह कॉर्नर की तरह आ गए, ऐसे समझ लो, और जितने इंटरवल पे साइन पॉजिटिव होता है उतने में ये पॉजिटिव है और फिर निगेटिव है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अब इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या है जरा वो भी देख लेते हैं। मान लो आपसे कहा गया है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 9 की वैल्यू बताओ। 9, अब 9 हमें यह देखना होगा कि ये पूरे में 9 रखोगे कहां रखोगे। पाई है, ये कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग, ये 6, और ये आ गया 9 पॉइंट कुछ, यानी 9 आएगा कहां, 9 यहां पर आएगा। और मैं तो पहले ग्राफ बना लूंगा, सवाल करते समय पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा और फिर ये देख लूंगा ग्राफ में ये कौन सी ब्रांच पे गिर रहा है। ये कौन सी ब्रांच है, -x + 3, यानी कि -9 + 3 पाई, इसका आंसर आ गया। खत्म बवाल। बोलो जी, बात समझ में आई क्या? ऐसे ही सवाल पूछेंगे डायरेक्ट वाला, और अपने को अगर ये ग्राफ मालूम है तो मैं सीधे कर लूंगा। एक और देखो, अगर मेरे से पूछा जाए साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 π/3, इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है, 7 π/3 ढूंढना है। अब 7 π/3 कहां पर होगा? अगर 7 π/3 देख रहे हैं, अब अभी तो मैंने थोड़ा सा नंबर अगर ध्यान से देखें तो आसानी ले लिया है, लेकिन अगर आप फिर भी ढूंढना चाह रहे हैं तो आप कहोगे, क्या कहोगे, ये कितना आ रहा है, ये आपका पाई आ रहा था, ये 2 पाई आ रहा था, से थोड़ा सा आगे ये। अब इसको हालांकि तोड़ के दूसरे एंगल वाले फॉर्म से भी कर सकते हैं। 7 π/3 तो यहां पर आ रहा है, और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है x - 2 पाई की, तो मेरा 7 π/3 - 2 पाई आ गया। कोई ऐसा, अभी तो ये 2 पाई + थीटा वाले फॉर्म से तोड़ के भी कर सकते थे, लेकिन मे भी हम यहाँ पर कोई गंदा सा नंबर ले लें और फिर कह दें, तो फिर हमको ये ब्रांच खींच के बनानी होगी, जैसे कि यहाँ पर ले लिया था। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ये रिजल्ट बनता कैसे है, और उसके बाद उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये ग्राफ हो जाता है कि ये ग्राफ कैसे बनता है और कैसे यूज करें। ऐसे छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। किसी भी पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकालें, कोई निगेटिव नंबर है तो माइनस पे जाकर ढूंढ लेंगे कहां पर आ रहा है, कैसा आ रहा है, बड़े आराम से वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अभी अगला वाला ग्राफ देखते हैं। इसी के एक एक ग्राफ सारे बनाएंगे ताकि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट दिमाग में गहराई तक जाए। तो अगला वाला ग्राफ देखो।